गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा आज हम वाक्य पढ़ेंगे। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं इसे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मैम को कमेंट किया था कि मैम आप ग्रामर के टॉपिक्स पे वीडियोस बनाओ ताकि हमारे जो भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो हम बहुत शॉर्ट में उसे पढ़ेंगे और बट इजीली आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि रचना के आधार पर वाक्यों के कितने भेद होते हैं, ठीक है। रचना के आधार पर वाक्यों को पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना आवश्यक है? वाक्यों की परिभाषा, कि आखिर वाक्य होता क्या है और वाक्य के अंग क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है। तो सबसे पहले वाक्य क्या होता है, तो देखो बेटा सिंपल सेंटेंस में अगर समझा जाए कि वाक्य है क्या, तो वाक्य सार्थक शब्दों का, वाक्य सार्थक शब्दों का ऐसा समूह, समूह मतलब ऐसा ग्रुप है जो अपना अर्थ बताने में सक्षम हो, ठीक है। जैसे मैंने कहा मैं आज आपको वाक्य पढ़ाऊंगी, तो ये एक सेंटेंस है, इसमें सारे शब्द सार्थक है। सारे शब्द कैसे सार्थक है? मैं आज आपको वाक्य पढ़ाऊंगी, इसका क्या मीनिंग निकल रहा है कि मैम हमें आज क्या पढ़ाएगी? सेंटेंसेस, वाक्य के बारे में पढ़ाएगी हिंदी में, है ना। तो ये इसका अर्थ निकल रहा है, तो ये अपना अर्थ बताने में क्या है? सक्षम है। क्लियर। उसी तरह से वाक्य क्या है? सार्थक शब्द समूह का ऐसा समूह है, ग्रुप है जो अपना अर्थ बताने में सक्षम हो। और अगर किताब के शब्दों में इसको परिभाषित किया जाए तो अर्थवान शब्दों का ऐसा समूह जो मन के भावों और विचारों को पूर्ण रूप से प्रकट करने में सक्षम हो, वाक्य कहलाता है। अर्थात अर्थवान मतलब मीनिंगफुल शब्दों का ऐसा व्यवस्थित, व्यवस्थित मतलब होता है एक सीक्वेंस ऑर्डर में, है ना, समूह, ग्रुप जो मन के भावों और विचारों को, हमारे जो भी थॉट्स हैं ना, और जो भी फीलिंग्स हैं उनको अभिव्यक्त करने में, प्रकट करने में सक्षम हो, कैपेबल हो, उसे वाक्य कहते हैं, है ना। तो वापस देखो, अर्थवान शब्दों का समूह, ऐसा व्यवस्थित समूह जो मन के भावों और विचारों को व्यक्त करने में सक्षम हो, वाक्य कहलाता है। अब वाक्य के जैसे सिंपल, राम साइकिल चला रहा है, क्या है? वाक्य है, ठीक है। मैम पढ़ा रही है, क्या है? वाक्य है। बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या है? वाक्य है। तो ये सभी क्या है? वाक्य है। उसी दृष्टि से वाक्य के दो भेद होते हैं। भेद आपको पता ही है क्या होते हैं, प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं। एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना, कि वाक्य के क्या है? दो भाग है, एक है उद्देश्य और एक है विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य का वह अंग जिसके विषय में कुछ कहा जाए, उद्देश्य। सिंपल, जो भी यहाँ पे अंडरलाइन है वो उद्देश्य है। कैसे मैम? जैसे मैंने कहा अध्यापिका पढ़ा रही है, तो अध्यापिका के बारे में बताया जा रहा है ना कि भाई अध्यापिका क्या कर रही है? पढ़ा रही है ना। तो अध्यापिका क्या हो गई है? उद्देश्य हो गई, या फिर इंग्लिश में बोले तो सब्जेक्ट, है ना। उसी तरह से राम सो रहा है, तो राम क्या है? उद्देश्य है। राजू खाना खा रहा है, तो राजू क्या है? उद्देश्य। किसान फलों के पेड़ भी लगाते हैं, तो किसान क्या? किसान के बारे में बताया जा रहा है ना कि फलों के पेड़ कौन लगाते हैं? किसान लगाते हैं। तो किसान यहाँ पे क्या हो गया है? उद्देश्य हो गया है। क्लियर? आई होप बच्चों को समझ आ रहा होगा। जवान देश की रक्षा करते हैं, तो जवानों के बारे में कहा जा रहा है कि वो देश की रक्षा करते हैं, तो जवान क्या है? उद्देश्य। उसी की तरह वाक्य का दूसरा भाग होता है विधेय। जो भी कुछ कहा जाए उद्देश्य के बारे में, उसे हम विधेय कहते हैं। कैसे? राम सो रहा है, तो राम क्या कर रहा है? राम तो हो गया उद्देश्य, सब्जेक्ट। विधेय, राम क्या कर रहा है? सो रहा है ना, तो सोना क्या हो गया है? सो रहा है, ये हो गया विधेय, है ना। विधेय वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे करण खेल रहा है, तो खेल रहा हो गया विधेय। चित्रकार चित्र बना रहा है, तो चित्रकार तो यहाँ पे क्या हो गया? उद्देश्य, और चित्र बनाना उसका विधेय, ठीक है। अब वाक्य के अंग जो आपका सिलेबस पाठ्यक्रम में है कि रचना की दृष्टि से, रचना का मतलब होता है कैसे बने हैं, उस आधार पर वाक्य के कितने अंग है। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 अंग होते हैं। एक होता है सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस, है ना। इसके अलावा संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। संयुक्त का मतलब जो किसी के साथ में जुड़ा हुआ। संयुक्त का मतलब ही क्या होता है? नाम से ही स्पष्ट हो रहा है ना कि किसी के साथ में जुड़कर दोनों क्या होंगे? साथ में, साथ का बोध करा रहा। संयुक्त, हम संयुक्त रूप से पढ़ रहे हैं, है ना। मिश्र का मतलब होता है मिक्सअप, जैसे मिक्स वेजिटेबल्स होती है ना, उसी तरह से, मतलब एक से ज्यादा। क्लियर? तो सरल वाक्य जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है। सिंपल सेंटेंस है भाई, एक उद्देश्य होगा और एक ही विधेय होगा, उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जैसे वर्षा हो रही है,
राम साइकिल चला रहा है। अब सिंपल है ना, राम क्या है, सब्जेक्ट हो गया, साइकिल चलाना क्या हो गया, उसका विधेय हो गया। क्लियर। तो सिर्फ राम के बारे में ही बताया जा रहा है कि राम साइकिल चला रहे हैं, बारिश हो रही है, मोहन पतंग उड़ा रहा है। ठीक है, देखने से ही आप पहचान जाओगे कि ये सिंपल सेंटेंसेस है, मतलब एक ही उद्देश्य है और विधेय भी एक है। बट बेटा कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, देखो राम सीता और मोहन बाजार गए। अब इसमें बहुत सारे कर्ता हो गए ना, सब्जेक्ट तो बहुत सारे हो गए, राम भी हो गया, मोहन भी हो गया, सीता भी हो गए, सब बाजार गए ना, पर एक ही विधेय है, ये सब मिलके क्या गए हैं, बाजार ही गए हैं, और ज्यादा कुछ भी नहीं बताया गया है। इसका मतलब ये भी संयुक्त वाक्य में ही आता है। आप कंफ्यूज मत होना इसकी डेफिनेशन से, ठीक है। कर्ता एक से अधिक है ना, राम मोहन और सीता बाजार गए, तो ये भी कौन से वाक्य में आएगा, सरल वाक्य में ही आएगा। ठीक है, क्योंकि विधेय क्या है, एक ही है, बाजार गए, बस इतना ही बताया गया है। ठीक है, इसके बाद में देखिए संयुक्त वाक्य, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो। स्वतंत्र उपवाक्य मतलब वो आपस अगर उन वाक्यों को हम किसी भी और, तथा, एवं से नहीं जोड़ेंगे तो भी वो फ्री होंगे, एकदम स्वतंत्र। जैसे देखो, माँ बाजार गई और सब्जियां लेकर आए। अब इस वाक्य में देखो और, या, इसलिए, तो, अतः से ये जुड़े हुए हैं ना, अगर इनको यूज नहीं किया जाए, सपोज देखो माँ बाजार गई सब्जियां लेकर आई, तो ये माँ बाजार गई, ये क्या है, स्वतंत्र वाक्य। अगर सिर्फ इतना बोला जाए माँ बाजार गई तो भी ठीक है, सब्जियां लेकर आई तो भी ठीक है ना, पर और इसको क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। तो जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो और किसी समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक क्या होते हैं, जो जोड़ते हैं, ठीक है, सेंटेंसेस को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, उन्हें बोलते हैं समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक से जुड़े हुए हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। और अव्यय तो आपको बताया था मैम ने कि क्या होता है, अव्यय क्या होता है, जिसपे लिंग वचन काल का कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे और अगर है, या अगर है, इसलिए। अब अगर कोई लड़का लड़की भी अगर इसलिए और या बोलेंगे तो भी वो वैसे ही रहेगा। किसी भी टाइम में बोला जाए, पास्ट में बोला जाए, फ्यूचर में बोला जाए, तो भी और या ऐसे ही रहेंगे, है ना। और कितने भी लोग बोले या अकेला बोले तो भी इसलिए या और ऐसा ही रहेगा, अर्थात इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसका, काल का, वचन का और लिंग का, जेंडर का, इसलिए ये अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, ओके, इसके बारे में हम कभी और डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। तो समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं इसलिए इन्हें संयुक्त वाक्य कहा जाता है। जैसे आप खाना खाएं और आराम करें, आप खाना खाएं, सिर्फ इतना ही बोला गया तो ये भी एक क्या है, सेंटेंस है। आराम करें, ये भी एक सेंटेंस है, जोड़ने का काम क्या कर रहा, और, तो ये हो गया संयुक्त वाक्य। दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ रहा है, देखिए आप खाना खाएं ये एक वाक्य हो गया, आराम करें ये अलग वाक्य हो गया। एक तरह से तो वाक्य ही है ना, सेंटेंस। वाक्य कब बन जाता है, वाक्य का अर्थ क्या होता है कि जो वो अपना अर्थ बताने में सक्षम हो। तो आराम करें ये क्या, अपना अर्थ बोध हो रहा है ना इससे, इसलिए ये भी वाक्य की कैटेगरी में ही आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, दो स्वतंत्र वाक्य हैं और से जुड़े हैं। आप चाय पियेंगे या कॉफी, आप चाय पियेंगे, ये भी एक स्वतंत्र वाक्य है। कॉफी, ये भी जुड़े हुए किससे, या से। राम बीमार है इसलिए स्कूल नहीं गया, क्लियर। तो ये भी ज्वाइनिंग हो रही है, राम बीमार है स्कूल नहीं गया, दोनों स्वतंत्र वाक्य हो गए, उपवाक्य हो गए। और अब इनको जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, इसलिए कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गए संयुक्त वाक्य। अब इसी तरह से होता है एक मिश्र वाक्य, पर वो संयुक्त वाक्य से थोड़ा अलग है। पहले हम देख लेते हैं संयुक्त वाक्य की पहचान क्या होती है। दो उपवाक्यों के बीच में समानाधिकरण संबंध होता, मतलब एक जैसे होते हैं, है ना। दो उपवाक्य, संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि राम बीमार है इसलिए स्कूल नहीं गया, तो स्वतंत्र उपवाक्य हो गए। उपवाक्य होते हुए भी पूर्ण अर्थ बोध करवाते हैं, अर्थ का अपना उपवाक्य है, एक सेंटेंस का भाग है परंतु अपना अर्थ बोध करवा रहे हैं। कैसे, जैसे राम बीमार है, ठीक है, ये उपवाक्य अपना सेंटेंस का बोध करवा रहा है ना कि भाई वो बीमार है, इसलिए स्कूल नहीं गया, ये भी अपने आप में एक सेंटेंस है, स्कूल नहीं गया, ठीक है, उपवाक्य है ना, मतलब अर्थ का बोध करवा रहा है कि वो आज स्कूल नहीं गया। तो मुख्य उपवाक्य अपने पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए किसी दूसरे उपवाक्य पर आश्रित नहीं है, मतलब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित नहीं है, अपने आप में कैसे फ्री है। इसका सिंपल एग्जांपल देखो, राम बीमार है इसलिए स्कूल नहीं गया, है ना। तो राम बीमार है, अब अपने आप में ये उपवाक्य है, क्लियर, फ्री है। अगर मैं सिर्फ इतना ही बोलूं कि राम बीमार है तो ये अपने आप में कंप्लीट है।
स्कूल नहीं गया, तो ये अपने आप में कंप्लीट है, अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है ना, स्कूल नहीं गया, इसलिए ने क्या किया, इन दोनों स्वतंत्र उपवाक्यों को ज्वाइनिंग का काम कर दिया। ओके, अब इसी तरह से एक और होता है मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो, मतलब उस पर डिपेंड रहे, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे मिश्र वाक्य के उपवाक्य में की, जैसा, तैसा, जो, वह, जब, तब, क्योंकि आदि वैधिकरण योजकों को जोड़ा जाता। उदाहरण के लिए, जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई। ठीक है, अब ये बताया जा रहा है कैसे एक वाक्य के ऊपर दूसरा वाक्य डिपेंड है। कैसे, जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई। अब अगर यहाँ लिखा होता शाम हुई और बिजली चली गई, ठीक है, शाम हुई और बिजली चली गई, तो ये संयुक्त वाक्य हो जाता। पर यहाँ पे क्या, शाम के बारे में बताया जा रहा है कि जैसे ही शाम हुई, आगे क्या, आगे वाला वाक्य क्या कर रहा है। अब मैं ये वाक्य पूरा बोलूंगी, जब मैं अपना सेंटेंस क्लियर करूंगी तभी कुछ सेंस बता रहा है ना कि सेंटेंस इनकम्प्लीट है। मैंने बोला जैसे ही शाम हुई, आगे मैं कुछ नहीं बोलती, तो मैंने अपना सेंटेंस क्लियर नहीं किया। तो ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, वेट कर रहा है सेंटेंस के कंप्लीट होने का। ठीक है, जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता था, जैसे ही शाम हुई वैसे ही बिजली चली गई। ठीक है, मतलब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है, डिपेंड है। जब नई कक्षा में दाखिला होगा तब हम पढ़ेंगे। अब अगर देखो इस सेंटेंस को सिर्फ ऐसे बोला जाए, जब नई कक्षा में दाखिला होगा, तो आगे बच्चे बोलेंगे मैम आगे क्या क्या करेंगे, तब हम पढ़ेंगे। मतलब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है, डिपेंड है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि, क्या कहा, मैंने कुछ नहीं बोला। मतलब अब यदि मैं अपना सेंटेंस पूरा बोलूंगी तभी तुम्हें क्लियर होगा ना कि भाई उन्होंने क्या बोला। तो अब अगर मैंने बोला सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तब ये सेंटेंस क्लियर माना जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, इनकम्प्लीट ही रह जाएगा। तो जो मिश्र वाक्य होते हैं उसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है। उस लड़के को बुलाओ, किस लड़के को, जिसने काले जूते पहने। जब आंधी आई तो धूल उड़ने लगी, है ना। तो ये देखो किन से इनकी ज्वाइनिंग कैसे हो रही है, जैसे, वैसे, जब, तब, उस, जिसने, जब, तो ये आपस में क्या कर रहे हैं, जोड़ने का काम कर रहे हैं। तुम्हें क्या देखना है, बस ये देखना है कि मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में दोनों उपवाक्य क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। अब अगर ऐसे लिखा होता, जैसे देखो नई कक्षा में दाखिला होगा, नई कक्षा में दाखिला होगा, ठीक है, और हम पढ़ेंगे, तो ये उस समय क्या हो जाएगा, उस समय ये मिश्र वाक्य नहीं होगा, संयुक्त होगा, क्योंकि ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर रहा है ना भाई, नई कक्षा में दाखिला होगा और हम पढ़ेंगे। तो ये अपने आप में सेंस कंप्लीट दे रहा है कि नहीं, इस कंडीशन में ये कौन सा वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य, है ना। पर जब ये ऐसे बोलता है जब नई कक्षा में दाखिला होगा, तो ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि तब तो यूज किया ही नहीं है, तब हम पढ़ेंगे, है ना। क्लियर। अब देखो बेटा, उपयुक्त वाक्यों में आश्रित मुख्य उपवाक्य इस प्रकार है। बिजली चली गई, योजक मतलब होता है जो जोड़े। आश्रित है शाम हुई, बिजली चली गई जैसे शाम हुई, तो मुख्य उपवाक्य क्या होगा, बिजली का चला जाना। आश्रित है इस पे शाम हुई। मिश्र वाक्यों में आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। ये आपके इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी कुछ इंपॉर्टेंट था मैम ने आपको वो करवा दिया। ओके, धन्यवाद।